जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लास में आपका स्वागत है। आज जो आपका चलेगा या 6 का जो बायो का जो है लास्ट चैप्टर है, ठीक है। आज ये चौथा दिन है। आज का जो क्लास कंप्लीट से ख़त्म होते ही 6 का आपका जो एनसीईआरटी का जो बायो चल रहा है ये संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। फिर कल से क्या हो जाएगा, 7 का स्टार्ट होगा। ठीक है, चलते हैं। आपका जिज्ञासा बुक चल रहा है, क्लास 6 का एनसीईआरटी का हिंदी माध्यम है, ठीक है। तो आज जो आपका चैप्टर चलेगा, 2 चैप्टर खत्म हो चुका है। एक खत्म हो चुका है आपका उचित आहार स्वास्थ्य शरीर का आधार और एक सजीव जगत में विविधता है। और आज जो आपका चलने वाला है, आज का चैप्टर है आपका ये सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। क्या चीज़ है? सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। मतलब क्या हो गया कि जो सजीव है, ठीक ना, उसके बारे में अध्ययन। आखिर क्यों सजीव है, किस कारण से उसको हम सजीव मान रहे हैं, उसमें क्या क्या गुण पाया जाता है, क्या क्या उसका किस प्रकार से वो जनन करते हैं, किस प्रकार से अपने जीवन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। मतलब सजीवों को लेकर के हमको विस्तृत रूप से हमको जानकारी प्राप्त करना है इस चैप्टर को लेकर के। चलिए देखते हैं। और ये क्या है? विशेषताओं का अन्वेषण है, मतलब सजीवों के बारे में जानना है। जैसे देखिए कि यह क्या है, एक तरह से जो बगीचा है, बगीचा में लोग घूमने गए हुए हैं। बच्चे को एक तरह से एक घोंगा जो होता है, ठीक है, वो मिला हुआ है। और इनको लगता है कि घोंगा का जो कवरिंग जो होता है, वो कवर जो हार्ड था, इनको लगा कि वो कोई निर्जीव चीज़ है, लेकिन नहीं, उसके अंदर भी क्या है, घोंगा जो होता है, ठीक ना, ऊपर का बाहरी कवच जो होता है वो हार्ड होता है, ठीक, वो निर्जीव होता है, लेकिन अंदर क्या होता है, वह एक सजीव जीव है। उसमें कौन सा है? घोंगा। जिस तरह हम लोग का क्या होता है, नाखून क्या है, निर्जीव है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर हम लोग क्या होता है, बॉडी पाया जाता है। ये क्या से ये सरफेस पाया जाता है जो कि सजीव है। सेम उसी प्रकार से इसका होता है। इसी के बारे में हम लोग को जानना है, क्या है सजीव, क्या चीज नहीं है। देखिए बोलता है क्या चीज कि वह क्या है जो सजीव को निर्जीव से पृथक करता है। मतलब वह क्या मैटर है जो कि आप जो है सजीव को निर्जीव से अलग कर सकते हैं। सजीव का क्या गुण है, निर्जीव का क्या गुण है, इन सब चीज़ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पहला इनका कहना है कि आपने पहचाना होगा कि गति एक प्रकार समानता है जो सभी सजीवों में होती है। मतलब गति एक प्रकार का समानता जो कि सभी सजीवों में होता है। कोई भी सजीव हो, जैसे देखिए हम क्या है, सजीव है। आप खुद में लेकर के लिए उदाहरण लीजिए, कोई भी चीज़ का जैसे सजीव निर्जीव का जब भी मैटर आता है, आप खुद में उदाहरण लीजिए, क्या आप क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। और जो कि क्या चीज़ से कोई कुर्सी हो गया, फैन हो गया, वो सब क्या चीज नहीं कर पा रहा आपकी तुलना में, आप कंफर्म हो जाइए क्या सजीव है क्या निर्जीव। जैसे देखिए हम लोग क्या है, गति कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकते हैं, ठीक है। एक समानता है जो कि सजीवों में है। लेकिन हाँ, अब ऐसा कहिएगा सिर्फ एक ही समानताओं पे नहीं चलना है, भिन्न भिन्न समानताओं को लेकर चलना है। क्या कि कुछ का आपका एक गुण जो होता है ना, किसी निर्जीव में भी मिल जाता है। जैसे क्या होता है, कार है, कार क्या कर रहा है, गति कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, उसको क्या हम सजीव कर देंगे? नहीं। जो सजीवों का जितने गुण हैं वो लगभग सभी गुण क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, तब हम उसको हम सजीव कह देंगे, ठीक है। पहले बताया कि एक तरह से हम लोग में क्या था, सजीव का एक सबसे एक मुख्य पॉइंट क्या होता है, हम लोगों को सिकाएं होती है, क्या सजीव को सिकाएं होती है। बस एक ही पॉइंट से कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन हाँ, वह कोशिकाएं क्या क्या करती है, वो सब चीज के बारे में समझना है। फर्स्ट क्या है कि सजीव क्या होता है, गति करता है। तो अब इसका मतलब एक चीज है जैसे कि हम लोग जीव जंतु जो है, समझ देखिए, जैसे जो जंतु है वो तो गति करता ही है, ठीक है। गाय बैल सब कुछ हम लोग क्या है, गति करते ही हैं। लेकिन हाँ, पेड़ पौधे क्या गति करते हैं, लेकिन हम पेड़ पौधे को भी हम क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। गति करते हैं, लेकिन हाँ वो गति करते हैं, वो अपना स्थान परिवर्तन नहीं करता है, लेकिन अपने ही स्थान पर स्थिर होकर के क्या करता है, उसमें लचीलापन जो होता है वो एक गति है। और किस प्रकार की गति है, जिसमें क्या होता है, फूल खिलता है, क्या तो वो फूल खिलता है, वो भी क्या एक प्रकार का गति है। वो क्या करता है, वृद्धि करता है। मतलब क्या होता है, छोटा रहता है, इतना छोटा रहता है, इससे धीरे धीरे बढ़ता है। बाय द वे ठीक है, बढ़ने की गति की क्रिया स्लो है, लेकिन गति तो कर रहा है ना। छोटा था, बढ़ते 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 इतना बड़ा हो गया, ठीक है। वो भी एक प्रकार का क्या है, गति है। पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, गति करते हैं। बस हम लोग क्या करते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं। वो लोग स्थान को परिवर्तन नहीं करते हैं, बस वो खड़े अपने ही जगह पर क्या करते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं, एक तरह से हिलते डुलते रहते हैं, वो गति करते हैं। चलिए आगे है। चलिए हाँ, एक और प्रकार का गति है जो कि जैसे देखिए ये ड्रोसेरा जो है, ये ड्रोसेरा एक जीव है जो इसको हम क्या कर सकते हैं, कीट भक्षी कहते हैं। यह क्या करता है कि कीड़े मकोड़ों को खा लेता है। ये सब कुछ पौधों का समूह है जो क्या करता है कि कीड़े मकोड़े को खाता है। मांसाहारी पौधा इसको कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, मांसाहारी पौधा। देखिए ड्रोसेरा करता है क्या चीज है, उसको लेकर के समझते हैं। ये है आपका क्या है, ड्रोसेरा। ये क्या है, ड्रोसेरा। इसमें होता है क्या कि जैसे देखिए कि ये इसका पौधा है, ठीक है। तो इस पे जैसे ही कोई भी कीट कुछ भी चीज पे बैठेगा, तो बैठने के बाद देखिए ये कीट कहाँ चला गया, अंदर। पहले इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से रहता है, ठीक है। इसके यहाँ पे जैसे कोई भी कीट बैठेगा तो इसका क्या होता है, छोटा छोटा एक
ये इसमें देखिए लाइनिंग टाइप्स का छोटा छोटा उसका क्या होता है, एक अंग होता है, ये वाला, ये लाइनिंग जो है, ये लाइनिंग वाला अंग होता है। ये इसमें क्या होता है, एक द्रव पदार्थ पाया जाता है, चिपकने वाला होता है। जैसे इस पे कीड़ा बैठा, वो क्या करेगा, उसमें चिपक जाएगा और उसको धीरे धीरे इस तरह से एमिट करके इसको क्या करेगा, अंदर ले लेगा, अंदर में ले लेगा कीड़ा को। और कीड़ा को वहीं पे क्या होता है, इसके पास एसिड पाया जाता है, उसको क्या करेगा, गला करके उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। उसमें जो भी नाइट्रोजन्स है, ठीक है, उसको क्या कर देगा, वो ले लेगा। तो वो जो कीट सब जो होता है, उससे वह नाइट्रोजन ग्रहण करने का काम करता है। देखिए ये कीड़ा यहाँ बैठा हुआ था, या कीड़ा कहाँ चला गया, देखिए अंदर चला गया, ठीक है। एक ऐसा ही ड्रोसेरा ही नहीं है, और सब है, जिससे अब देख सकते हैं वेनस फ्लाई ट्रैप जो है, ये क्या करता है, इस प्रकार देखिए, इस प्रकार से खुला हुआ, जैसे देखिए इस प्रकार से इसका खुला हुआ है ना, ये दो पट ऐसे खुला हुआ रहता है। जैसे बीच में कोई भी कीड़ा बैठेगा, ये धीरे 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 क्या करेगा, इस तरह से उसको अंदर समेट लेगा, अंदर समेट लेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि बाहर से कवरिंग हो रहा, बस कवरिंग कर लेगा। और कीड़ा क्या होगा, अंदर से देखिए, कीड़ा यहाँ बैठा हुआ था, ये कीड़ा अंदर चला गया, वो अंदर से बाहर उड़ नहीं पाएगा। उसमें उसको क्या करेगा, वो उसके अंदर भी क्या आता है, एसिड पाया, तो उसको क्या करेगा, वो गला करके उसमें जो नाइट्रोजन है, जो उसका क्या, जो उसको जो उसके लिए फायदेमंद की चीज है, उस कीड़े से वो क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। कौन, ये भी है आपका कौन, वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है। उसके बाद एक और आता है, ये सब क्या, कीटभक्षी पौधा है, मांसाहारी इसको पौधा कहते हैं, ठीक ना। ये क्या है, मांसाहारी पौधा है, ठीक है। चलिए देखिए, ये भी देख सकते हैं, ये जो आपका पिंचर प्लांट्स है, ये भी उसी प्रकार का होता है। एक तरह समझ लीजिए, एक तरह अंदर से कवरिंग होता है, ठीक है, अंदर से ढका हुआ रहता है, सिर्फ ये बाहर एक ये छिद्र होता है, क्या था, ये छिद्र होता है। इसमें कोई भी कीड़ा अंदर जाएगा, इसके अंदर जैसे घुसेगा, अंदर घुसने के बाद क्या होता है, वह बाहर निकल नहीं पाता, कि इसमें भी क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाने चिपकने वाला पदार्थ होता है, और वह क्या करता है, उसको क्या करेगा, वो गला देगा, गला करके उसको अंदर ही खत्म कर देता है, ठीक है। चलिए उसके बाद ये भी है, सेम इसमें वही प्रोसेस होता है। ये भी क्या करता है, जो कीड़ों को क्या करता है, अपने और क्या करता है, आकर्षित कर उसको क्या करता है, खत्म कर देता है। इसमें जो होता है, इसके अंदर से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती रहती है, वही गंध की ओर आकर्षित होकर के कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, इसमें प्रवेश कर जाते हैं। एक थैली की तरह, बैग की तरह थैली में घुसेगा और उसको क्या करेगा, ये पौधा हजम कर जाएगा। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कीटभक्षी पौधा कहते हैं, ठीक है। चलिए इसका मतलब क्या, गति कर रहा है ना। अब ये क्या था, ऐसे था, जैसे यहाँ पे कीड़ा आया, धीरे धीरे गति करके क्या किया, उसको समेट लिया। मैंने पौधे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गति का इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, भोजन ग्रहण करने में। ये भी क्या था, यहाँ बैठा हुआ था, धीरे धीरे देखिए सिकुड़ करके इसको अंदर ग्रहण कर लिया। ये भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये भी क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये गति के माध्यम से क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ पे जो वर्णन किया गया है, ड्रोसेरा के बारे में जो वर्णन किया गया है, वही सब चीज है। जितना ही सब चीज टोटल जो लिखा हुआ है, जो हम समझा रहे हैं, लगभग वही सब चीज है। इसलिए हम क्या करेंगे, बारी बारी से टोटल चीज को बताने से अच्छा पढ़ लीजिएगा। सेम टू सेम जो चीज हम बता रहे हैं, सेम वही बात इसमें वर्णन किया गया है। चलिए अब अगला देखते हैं, क्या चीज है कि हाँ, आगे देखिए क्या है कि सजीवों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए भोजन यानी पोषण की आवश्यकता होती है। पहला क्या था कि सजीवों में क्या गुण पाया जा रहा था, गति, ठीक है। अब देखिए गति हमें था, कार में भी गति था, ठीक है। अब हम बोलेंगे कि हम लोगों में भोजन की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब भोजन का क्या करते हैं हम लोग, पाचन भी करते हैं। क्या करता है भोजन का, भोजन मतलब पोषण, पोषण मतलब देखिए समझिए ध्यान से, भोजन पोषण पोषक तत्व, इसमें व्यक्ति कंफ्यूज होता है। समझ लीजिए भोजन मतलब क्या होता है, जो भी हम कुछ भी खाए। भोजन मतलब क्या होता है, जो भी हम कुछ भी खाना खाए, ठीक ना, क्या हो गया, वो भोजन हो गया, ठीक है। अब पोषण क्या है, एक प्रक्रिया है। पोषण क्या है, एक प्रक्रिया है। जो भी हम खाए हैं उसका क्या होता है, उसके द्वारा क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर क्या होता है कि वृद्धि होता है, विकास होता है, रोगों से लड़ने का हम लोग को क्या होता है, शरीर के अंदर क्या होता है, इम्यूनिटी प्रदान होता है, ठीक है। और क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान होता है। ये सब जो भी प्रक्रियाएं जो होती है, उसको हम कहते हैं पोषण। और जिन पोषण प्रक्रिया के लिए आपसे क्या चीज, जो तत्व जो होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स, इसमें क्या है, तत्व है, उसी के सहायता से पोषण की प्रक्रिया होती है। यानी जैसे हम ऊर्जा का बात बोले कि पोषण में ऊर्जा की प्रक्रिया होता है, तो कार्बोहाइड्रेट कराता है, शरीर का वृद्धि होता है पोषण प्रक्रिया में, तो कौन करवाता है, आपका प्रोटीन करवाता है। इसी तरह से अन्य चीजों से होता है, तो वो सब क्या कहलाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ऐसा सब क्या कहलाएगा, पोषक तत्व कहलाएगा। इसका मतलब क्या, पोषक तत्व क्या एक तत्व है जिसकी सहायता से क्या होता है, पोषण की प्रक्रिया होती है। या पोषण की प्रक्रिया तब संभव होगा जब हम क्या करेंगे, भोजन को हम ग्रहण करेंगे, ठीक है। इसका मतलब सजीवों का एक मुख्य चीज ये भी है कि हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, खाते हैं, बिना खाए तो हम लोग जी नहीं पाएंगे, हम लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। सजीवों का एक मुख्य लक्षण यह भी है। चलिए उसके बाद क्या चाहिए कि ऐसी
हाँ, ऐसी प्रक्रिया के विषय में सोचिए जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। समान रूप से चलने के बाद, दौड़ने के बाद, थोड़ा नृत्य करने के बाद आपके द्वारा प्रति मिनट ली जाने वाली सांसों की संख्या गिनिए। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि ठीक है, भोजन ग्रहण किए वो तो कुछ समय में रह सकते हैं बिना भोजन खाए, ना 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जिसका जैसा कैपेसिटी होता है, बहुत है कि 10 दिन तक रह सकता है। ठीक है, जिसके पास क्या वसा की मात्रा बॉडी में अधिक है वो 10 दिन भी रह जाएगा उपवास में। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब है कि वैसा प्रक्रिया सोचिए जो कि तुरंत चाहिए। ठीक है, यदि वो नहीं मिला तो हम खत्म हो जाएंगे, हमारे जीवित जो सजीव का जो लक्षण है सब समाप्त हो जाएगा। तो किसका बात बोल रहा है कि तुरंत रनिंग किए, दौड़े, खाए पिए, नृत्य किए, मतलब कि कोई फिजिकल वर्कआउट किए हैं, उसके बाद हमको उसकी तुरंत आवश्यकता पड़ती है। ऐसे रेगुलेटरी भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वैसा करेंगे हमको ज्यादा उसका आवश्यकता पड़ जाता है, तुरंत चाहिए तो चाहिए। वो क्या है? श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। सजीवों में एक लक्षण यह भी है, क्या चीज का? श्वसन। क्या क्या चीज हुआ अभी तक? एक गति हुआ, एक भोजन हुआ, और एक क्या हुआ? श्वसन हुआ। श्वसन हुआ। ठीक है, भोजन में क्या करते हैं हम लोग? भोजन और श्वसन दोनों एक कॉम्बिनेशन रूप से क्या करता है हम लोग शरीर में? ऊर्जा प्रदान करता है प्रक्रिया। ठीक है, चलिए कोई अंतर देखते हैं। देखिए, क्या आप कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस जैसे अन्य जंतुओं की श्वसन प्रक्रिया पर ध्यान दिया है? जब वे विश्राम कर रहे हो तो उनके पेट की गति को ध्यान से देखिए। जब वह सो रहा होता है तो उसका पेट देखिएगा ऊपर नीचे अप डाउन होते रहता है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? श्वसन कर रहा है। जब कोई पूछा जाता है बच्चे, यदि कोई जानवर सोया हुआ है कैसे पता करेंगे वह जीवित है कि मर चुका है? उसके पेट से पता चलता है। अप एंड डाउन। जब सांस लेगा पेट ऊपर होगा, फिर सांस छोड़ेगा तो पेट क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। उससे हम पता कर सकते हैं वह श्वसन प्रक्रिया कर रहा है, समझेंगे वो जीवित है। श्वसन प्रक्रिया नहीं कर रहा है, पेट अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, तो समझे क्या? मर चुका है। ठीक है, एक यह भी गुण है इस सजीवों का। ठीक है, उसके बाद देखिए कि हमारे शरीर में आती है, जब हम श्वास बाहर निकालते हैं तो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। मतलब श्वास प्रक्रिया क्या होता है? हम सांस लेते हैं तो वायु अंदर जाती है, सांस छोड़ते हैं तो वायु क्या है? बाहर चला जाता है। क्या पौधे की, देखिए श्वास लेने की श्वसन प्रक्रिया भाग है। क्या पौधे भी श्वसन करते हैं? पौधे की पत्तियों के सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। जिससे देखिए हम लोग क्या होता है? श्वसन अंग क्या हम लोग का? नाक है। सांस लिए तो क्या है? श्वसन अंग, मुख्य श्वसन अंग क्या हुआ? नाक हो गया। उसी प्रकार से जो पौधा होता है, पौधा का जो पत्ती जो होता है, ठीक है, पौधे के पत्ती में क्या होता है कि छोटा छोटा क्या होता है? छिद्र होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। भाई किसी भी कोई भी चीज है उसके अंदर प्रवेश होने के लिए कोई अंग तो चाहिए, कहाँ से प्रवेश हो रहा है? ठीक है, हम लोग में नाक से प्रवेश होता है, उसी प्रकार से पौधे में क्या होता है? एक छोटे छोटे छिद्र से प्रवेश होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? रंध्र कहते हैं। इसी के माध्यम से क्या होता है? कहाँ पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या होता है? आपका जो ऑक्सीजन जो होता है इसी के माध्यम से क्या होता है? प्रवेश करता है। हम लोग में किसके माध्यम से प्रवेश करता है? हम लोग में नाक के माध्यम से क्या होता है? O2 प्रवेश करता है। चलिए, उसके बाद देखिए, अपने विद्यालय की वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ बातचीत कीजिए और अनुरोध कीजिए कि क्या वे अपनी कक्षा में सूक्ष्मदर्शी के उपयोग से रंध्रों को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो भी वहां पे जो सूक्ष्मदर्शी है, ऐसे तो खुली आंखों से यह नहीं दिखेगा। यह रंध्र क्या होता है? नंगी आंखों से नहीं दिखेगा। हम लोग का नाक क्या होता है? खुली आंखों से देख ले रहे हैं डायरेक्ट ना, लेकिन रंध्र आपको खुली आंखों से नहीं दिखेगा। वो बोल रहा है कि सूक्ष्मदर्शी के साथ इसको देखने का आप प्रयास करें। उसके बाद देखिए अगला क्या चीज है कि हाँ, देखिए शरीर से अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलने वाले पसीने में जल और लवण होते हैं। शरीर के अपशिष्ट उत्पाद में निष्कासन के उत्सर्जन कहते हैं। अब समझिएगा ध्यान से, शरीर से जो भी पसीना से निकलता है, ठीक है, वो क्या चीज है? और पसीना हो गया, मूत्र हो गया, ठीक है, ये सब क्या चीज है? यह उत्सर्जी पदार्थ है। मतलब क्या? उत्सर्जन मतलब क्या था? बाहर निकालना। उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जित होना, यानी बाहर निकलना। अब क्या चीज है यह? जैसे देखिए हम भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे कि जल, जैसे पानी पीते हैं, जो भी हमारे शरीर के अंदर जैसे कि भोजन ग्रहण किया, जो पच गया तो हमारे शरीर के लिए काम आ गया। जो अनपचा चीज है, जो नहीं पचा है, जो अपशिष्ट बचा, जो गंदगी बचा है, जैसे समझ लीजिए कि भोजन के द्वारा हो या एक तरह से पानी के द्वारा, या कोई भी चीज बॉडी में कोई भी रासायनिक प्रक्रिया के दौरान हो, जो भी गंदगी हो वह क्या होता है? शरीर से बाहर निकलता है। तो बाहर निकलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन। उत्सर्जन के फलस्वरूप क्या क्या चीज निकलता है हमारे शरीर से? मल निकलता है, और क्या चीज निकलता है? मूत्र निकलता है, और क्या चीज निकलता है हम लोग का? जैसे देखिए पसीना है, पसीना निकलता है। ये सब क्या चीज है? उत्सर्जी पदार्थ है। ठीक है, चलिए, ये मन इसका मतलब क्या है? सजीवों का एक मुख्य लक्षण यह भी है कि वह क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। जंतुओं उत्सर्जन के उत्पाद के रूप में मूत्र भी निर्मित होता है। क्या आप जानते हैं कि पौधे भी उत्सर्जन करते हैं? अपने ध्यान से देखा होगा कि पत्तियों के सतह पर अतिरिक्त जल और खनिजों को सूक्ष्म बिंदुओं के रूप में उत्सर्जित करते हैं। समझिए ध्यान से, जैसे देखिए सुबह सुबह के टाइम में आप देखिएगा कि पौधा का जो पत्ती है, पत्ती पे क्या होता है? जल जमा हुआ आता है।
क्या होता है, जल। वो क्या होता है, वह जल को उत्सर्जित करता है। क्या करता है, जल को उत्सर्जित करता है। ठीक है, जैसे देखिए कि वह जब श्वास लेता है तो उसके बाद ऊर्जा बनाने के लिए क्या होता है, ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, उसमें क्या होता है, जल का निर्माण ज्यादा हो जाता है। तो जो जल का निर्माण ज्यादा हो जाता है वह क्या करता है, पत्ती में ही बनता है ना, उसका पत्ती में श्वसन प्रक्रिया होता है, तो पत्ती के सतह पर क्या होता है, वह जल जमा हो जाता है। इसलिए मॉर्निंग टाइम में देखिएगा सुबह सुबह पत्ती पे क्या होता है, जल का बूंद होता है। उसको हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी उत्सर्जन ही है, मतलब वाष्प के रूप में उत्सर्जित हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उदाहरण के लिए घास, गुलाब, जो भी पौधे ले सकते हैं उसमें देख सकते हैं ऐसा गुण। ठीक है, अब एक अन्य विशेषता पर ध्यान देते हैं। यदि बिना जूते पहने घूमते हुए अप्रत्याशित रूप से आपका पैर कांटे या किसी नुकीली वस्तुओं पर पड़ जाए तो आप गलती से या आप गलती से चाय का गर्म प्याला छू ले। मतलब इसका कहने का मतलब है किसी के आप चल रहे हैं, ठीक है, आपका पैर में क्या हो, कांटा चुभ जाए, एकाएक पैर ऊपर कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि कोई गर्म चीज है, आप आपको जो है ना चाय बोला है, चाय का प्याला है जैसे, ठीक है, अब वो पूरा गर्म है, उसको छू लिया, जैसे जलेगा फट से आप हाथ पीछे कीजिएगा। या क्या होता है, ना पैर जो उंगली है, उंगली में कोई सुई चुभा दे, एकाएक पैर खींच दीजिएगा। इसका मतलब ये क्या चीज है, ये एक प्रकार का क्या है कि हम लोग के अंदर जो ना माइंड के तरफ से क्या होता है, रिएक्शन, एक तरह से ऑटोमेटिक रिएक्शन, जैसे सटा फट से खींच लिया। यह हम लोग का जो है ना बॉडी का जो रीढ़ का जो हड्डी है, ठीक ना, इसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड पाया जाता है। ठीक है, यही क्या करता है, इसको नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं हम लोग उद्दीपन। उसको क्या कहते हैं हम लोग, उद्दीपन। क्या करते हैं, मतलब देखिए कोई भी चीज, कोई भी बाह्य चीजों के जो हम लोग के प्रति जो रिएक्शन होता है, उसके उल्टा एक तरह से जो हमारे अंदर जो चाहत पैदा होती है, उसको हम लोग कहते हैं उद्दीपन। जिससे क्या होता है कि हम लोग का कोई बहुत अच्छा, कोई किसी के यहाँ खाना बनाया बहुत अच्छा, सुगंध बहुत अच्छा आ रहा है, हमारे अंदर इच्छा जागृत हो जाता है, हमको भोजन वो चीज को हमको खाना है, यानी हमको भूख लग जाता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्दीपन कर सकते हैं। या कोई क्या आ रहा है, इमली खा रहा है और उसको इमली देख करके हमारे मुंह में क्या आता है, पानी आ जाना, ये क्या है, उद्दीपन हो गया। ठीक है, अब उद्दीपन के फलस्वरूप हम क्या करेंगे, जब इमली हम खाने लगते हैं, समझ लीजिए वो एक उद्दीपन के खिलाफ क्या होगा, एक तरह से एक अनुक्रिया हुआ उद्दीपन के प्रति। चलिए, उद्दीपन कहलाती है। आप भी 3 उद्दीपनों और उनके प्रति आपके शरीर में होने वाली क्रियाओं को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब जो घटना हम बताए, जैसे इमली का हो गया, इमली वाले बारे में बताए, या कोई भोजन के महत्व के बारे में बताए, बस एक तरह से आप 3-4 को उदाहरण कर सकते हैं, समझाने के लिए बोल रहा है इस तरह से। देखिए, क्या पौधे के उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? जी हाँ, पौधे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। जिससे देखिए क्या करता है, पौधा क्या करता है कि अक्सर देखिएगा गमला में क्या कीजिए कि पौधा को क्या कर दिए, रख दीजिए। ठीक है, इसका आगे इसमें वर्णन है, देखते हैं। चलिए, हाँ, एक छुई मुई के बारे में बता रहा है। जैसे देखो, छुई मुई भी उद्दीपन करता है। छुई मुई जो पौधा होता है, उसको जैसे छू लीजिएगा ना, उसका पत्ती पहले ऐसे रहेगा, जैसे छुइएगा ना सब पत्ती ऐसे हो जाए। असंख्य पत्ती लोग, बहुत सारा पत्ती रहता है, छोटा छोटा पत्ती बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, ऐसे गांव क्षेत्र में जो रहते हैं वो तो देखे होंगे, छुई मुई पौधा ऐसे फैला हुआ रहेगा, जैसे छुइएगा ना सट जाएगा, सब पत्ता सट जाएगा। ऐसा नहीं जिस पत्ते को छुए वही सटेगा, उस जो पौधा होता है, पौधा का जितना पत्ते सब सिकुड़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे टच किए वो उद्दीपन किया, उसके प्रति क्या किया हुआ, उद्दीपन किया। चलिए, उद्दीपन का और सब उदाहरण है आगे, फिर आगे मिलेगा उसका चीज देखते हैं। ठीक, चलिए देखिए, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां। मतलब देखिए, मुख्य रूप से क्या क्या चीज था, आप समझ लीजिए। जीवों का क्या क्या गुण था, वह गति कर रहा था, जीव क्या कर रहा था, वृद्धि कर रहा था, सजीव क्या कर रहा था, वह भोजन ग्रहण कर रहा था, क्या और क्या कर रहा था, सजीव श्वसन कर रहा था, और क्या कर रहा था सजीव, क्या एक और चीज, जनन या पीछे रह गया होगा, या एक प्रजनन। क्या करता है सजीव, क्या करता है, प्रजनन भी करता है। सजीव क्या करेगा, प्रजनन करेगा। इसी में कहीं होगा इस चीज का वर्णन, चलिए हम बता दे रहे हैं। ठीक है, सजीव क्या करता है, वो प्रजनन भी करता है। प्रजनन मतलब यह हो गया कि अपने ही स्वरूप क्या करता है, अपने वंशों को निर्माण करना। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन प्रक्रिया। प्रजनन प्रक्रिया क्या होता है, एक तरह से 2 रूप में होता है, एक लैंगिक होता है, एक अलैंगिक होता है। लैंगिक में क्या होता है, 2 होता है, एक नर होता है, एक मादा होता है। ये दोनों के संयोजन से क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। एक अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन में क्या होता है, बस एक ही होता है, उसी से क्या होता है, नए जीव का निर्माण हो जाता है। जनन भी करता है, क्या सजीव क्या कर दिया, जनन भी किया। सजीव क्या किया, उत्सर्जन भी किया। सजीव क्या किया, उद्दीपन भी किया। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए क्या चीज है। देखिए कि बीज के अंकुरण के लिए क्या चीज है कि आवश्यक परिस्थितियां। बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक, मतलब बीज जो अंकुरित होता है उसके लिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, कोई जैसे कि आप देखिए चना फूलने के लिए देते हैं, वो अंकुरित हो जाता है। ठीक है, क्या क्या चाहिए उसके अंकुरित होने के लिए, उसके बारे में समझते हैं। चलिए, इसमें बोला गया है कि सीधा सूर्य के प्रकाश में और जल रहित
जल रहित गमला, ठीक है, मतलब डायरेक्ट इस पे सूर्य का प्रकाश आ रहा है और जल रहित गमला, इसमें जल है और सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ठीक है। अब किसकी क्या क्या चीज चाहिए देखिए, हम डायरेक्ट ही बता दे रहे हैं क्या क्या चाहिए। देखिए पौधे के लिए चलिए मुख्य रूप से क्या चाहिए, जल चाहिए, जल देखिए सुनिए ध्यान से, जल चाहिए, और क्या चीज चाहिए इसमें, मिट्टी की आवश्यकता है, और क्या चीज चाहिए इसमें, सूर्य का प्रकाश, क्या चीज, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है, मुख्य रूप से ये सब चीज चाहिए, और एक हवा, एक हवा। अब समझिए, देखिए जल का क्या काम होता है, जल क्या करता है कि यह जो उसका जो अंकुर जो बीज जो होता है, बीज का जो बाह्य जो लेयर होता है, ठीक ना, ये परत जो होता है, इसको क्या करता है, यह सॉफ्ट करता है, ताकि अंदर से क्या हो, यह भ्रूण जो हो यह अंकुरित हो सके। क्योंकि अगर यदि हार्ड रहेगा या टाइट रहेगा तो क्या होगा, इसको तोड़ करके बाहर नहीं निकल पाएगा। इसलिए मुख्य रूप से क्या चाहिए, जल की आवश्यकता पड़ता है। अब देखिए वायु क्या करता है, वायु से क्या चाहिए उसको, उसको ऑक्सीजन चाहिए, वायु से क्या चाहिए उसको, ऑक्सीजन। वायु यदि नहीं रहता है तब यह अंकुरित नहीं हो पाएगा। हाँ, अब मिट्टी क्यों चाहिए, अब मिट्टी क्या करता है समझिएगा ध्यान से, मिट्टी एक तरह से उसको एक अस्थायी घर प्रदान करता है। और मिट्टी कैसा होना चाहिए, हल्का मिट्टी, हल्का मतलब क्या चीज, जैसे हम लोग क्या कहते हैं ना, खेत जो जोतते हैं तो क्या कहते हैं, हाँ खेत में हाल हो गया, तो जैसे देखिए पहले मिट्टी क्या रहता है, जब जोतने से पहले मिट्टी हार्ड रहता है, पूरा सख्त रहता है, तो दो मिट्टी के कणों के बीच का गैप बहुत कम रहेगा, गैप क्या रहता है, बहुत कम रहता है। जैसे उसका जुताई होता है तो मिट्टी का कणों के बीच का गैप क्या होता है, बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, जैसे यह पौधा है, इसका जो जड़ जो नीचे जाएगा, यहाँ पे मिट्टी बहुत टाइट है, ठीक है, बहुत मिट्टी टाइट है, तो क्या होगा, अंदर जड़ नीचे जा पाएगा, इसका नहीं आ पाएगा। यदि वह मिट्टी सॉफ्ट होगा तो इसका जड़ क्या होगा, चारों तरफ अच्छा तरह से फैल पाएगा। वही चीज के बारे में लिखा गया, देखिए बीजों को अंकुरित के लिए हवा वायु की आवश्यकता होती है, बीज मिट्टी के कणों के बीच के स्थान में उपस्थित वायु का उपयोग करते हैं। और यह क्या करता है, जो मिट्टी के बीच बीच में जो वायु जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल कर लेता है। और वह वायु बीच में तब न रहेगा जब बीच में गैप होगा, मिट्टी के बीच में अंदर में, ठीक है, वही जो गैप होता है उसी में क्या होता है, वायु उपस्थित होता है, यानी ऑक्सीजन क्या होता है, उपस्थित होता है। चलिए, और प्रकाश और अंधकार की जो परिस्थितियां हैं वो अलग अलग है। किसी बीज को क्या होना चाहिए, अंकुरित होने के लिए प्रकाश चाहिए, किसी बीज को नहीं चाहिए। जैसे देखिए आप उदाहरण देख सकते हैं, ये क्या देखिए, कॉलियस और पिटूनिया, कॉलियस और पिटूनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधों में बीजांकुरण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये दोनों के लिए क्या प्रकाश होना अनिवार्य है, ठीक है। इन बीजों को मिट्टी से ढकने पर इनका अंकुरण नहीं होगा। यदि कोई बीज है उसको मिट्टी से ढक दीजिएगा, ये दोनों बीज को यदि मिट्टी से ढक दीजिएगा, उस पर प्रकाश नहीं पड़ेगा तो यह अंकुरित नहीं होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए कि वहीं कैंडुला और जीनिया जैसे कुछ पुष्पीय पौधों में क्या होता है कि बीजांकुरण के लिए अंधकार की आवश्यकता होती है, इसे अंधेरे की आवश्यकता होती है, ठीक है। इन बीजों को पर्याप्त मिट्टी से ढका जाना चाहिए, इन बीजों को क्या होना चाहिए, पर्याप्त मिट्टी से ढका देना चाहिए। इसमें यदि सूर्य का जब प्रकाश पड़ेगा तो यह अंकुरित नहीं होगा, इस पर प्रकाश पड़ते ही अंकुरित नहीं होगा। किसी को प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है, किसी को नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये तीन चीज, ये जल का, देखिए ये जल का और मिट्टी का और हवा का, ये तीनों का जरूरत सबको है अंकुरित होने के लिए। चलिए अगला देखते हैं। हाँ, अब है पौधे में वृद्धि एवं गति के बारे में वर्णन है। पौधे में वृद्धि और गति किस प्रकार से करता है, उस चीज क्या है। चलिए देखिए, यही चीज हम बता रहे थे, उद्दीपन को भी दर्शाता है। जैसे देखिए एक गमला है, ठीक है, यह गमला में क्या किया, चारों तरफ से ढक दिया, अंधेरा कर दिया। यह जो पौधा है, पौधा इसमें क्या कर रहा है, लगा दिया, एक छोटा सा अंदर में गिलास है, उसमें पौधा लगा दिया। और ये जो यहाँ पे जो आप छिद्र दिख रहे हैं, इधर से क्या किया है कि जो है ना प्रकाश दे रहा है, लाइट दे रहा है, जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो याद रखिएगा, जिधर से उसको सिर्फ एक साइड से यदि सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो पौधा क्या होगा, उस ओर मुड़ जाएगा, उस ओर झुक जाता है। यह बात, इसी बात को यह दर्शाया है। उसके बाद एक और बात होता है कि जैसे कोई पौधा है, ठीक है, पौधा एक लीजिए और उसको क्या सीधे सिर्फ डाल दीजिए, मतलब जैसे देखिए गिलास है, ठीक है, या क्या पौधा का ये नीचे ये जड़ हो गया और ऊपर क्या हो गया, ये पौधा हो गया, ठीक है, और यहाँ जल का लेयर है। अगर ऐसे रखते हैं तो ठीक है, अगर सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है तो इधर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर यदि आप इसी को, यह क्या है आपका गिलास है, ठीक है, और यह क्या है जल का लेयर है, और यहाँ से क्या है एक तरह से ये जड़ है, सॉरी, देखिए अब इसमें क्या कीजिए कि जड़ को ऊपर कर दीजिए, जड़ को क्या कीजिए, ऊपर कर दीजिए, जड़ को ऊपर कर दीजिए, और क्या कीजिए, इसको
इसको इस तरह से कर दीजिए, पौधा को नीचे कर दीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा, यह पौधा क्या होगा, अगर सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है तो ये इधर से मुड़ करके ऊपर से ऊपर मुड़ जाएगा, और ये जड़ उधर से नीचे आ जाएगा। जैसे देखिए इसमें क्या हुआ, ये देखिए जड़ क्या था, ऊपर था, लेकिन ये मुड़ करके नीचे आ गया, और पौधा नीचे था लेकिन ये मुड़ करके ऊपर चल गया, क्योंकि प्रकाश इसको इधर से मिल रहा है। ये तो सिंपल है ही, जो पहले बताया है इसके बाद इस तरह से बताया, इसी का फिगर है। और यहाँ क्या किया, एक छोटा सा चीज से प्रकाश लाया तो उसके उधर मुड़ गया है। यही क्या हुआ, पौधे का गति है किसके अनुरूप, वह प्रकाश के अनुरूप क्या करता है, गति करता है, उसकी ओर मुड़ जाता है। चलिए अब हम जानते हैं, जो यह आपका जगदीश चंद्र बोस, जन्म कब हुआ था इनका, 1858, और मृत्यु उनका 1937 में। ठीक है, एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पौधों के साथ कुछ रोचक प्रयोग किए। यही एक तरह से हम लोग पढ़े थे 6 या 7 में था, ठीक है, बताए थे कि जो कि नए एक तरह से फुटबॉल खेलते हुए वृक्ष पे चला जाता है, तो इसकी माँ इनको रोकती है कि मत उसको फुटबॉल को उतारो, वृक्ष भी सोते हैं, उसको आराम करने दो, सुबह उसको उतार लेना। ठीक ना, यही इस तरह से उसी के बाद यह बात जो होता है इनके ध्यान में आ गया, और उस तरह से इसके बारे में जो पौधे जो वृक्ष सब के बारे में बहुत सारा जो अध्ययन करके इन्होंने बहुत सारा बातें उनके बारे में बताया है। ठीक है, चलिए देखिए, एक भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने पौधे के साथ कुछ रोचक प्रयोग किए। उन्होंने प्रकाश, ताप, विद्युत और गुरुत्वाकर्षण जैसे उद्दीपनों के प्रति पौधों को अनुक्रियाओं को अंकित करने के लिए क्रेस्कोग्राफ नामक मशीन का निर्माण किया। ये जो क्रेस्कोग्राफ नामक मशीन का निर्माण कौन किया, जगदीश चंद्र बोस ने। किसने किया, जगदीश चंद्र बोस ने किया था क्रेस्कोग्राफ का। क्रेस्कोग्राफ करता क्या चीज है, यह क्रेस्कोग्राफ करता है कि पौधे की गति को, मतलब कि जो वृद्धि को बताता है, मतलब कितना दिन में कितना वो पौधा कितना बढ़ा है, पौधे की वृद्धि की गति को बढ़ाता है। ठीक, सॉरी, दर्शाता है, बताता है। कौन सा यंत्र, क्रेस्कोग्राफ। कौन खोजे थे उसका, जगदीश चंद्र बोस ने। चलिए अगला देखिए, वही बता रहा है कि पौधा किस प्रकार से अपना जीवन चक्र, पौधे का जो जीवन चक्र है वह किस प्रकार से था। अब आगे जो हम पढ़ेंगे अभी से जीवन चक्र के बारे में, किसी का जीवन चक्र क्या चीज, मतलब कि वो किस प्रकार जन्म हुआ, उसके बाद क्या बना, उसके बाद क्या बना, फिर उसके बाद उसका खत्म कैसे हो गया, ये टोटल चीज का जानकारी। जैसे देखिए बीज है, फर्स्ट अवस्था क्या है, बीज है। बीज क्या होगा, ये अंकुरित होगा। यहाँ क्या हो रहा है, बीज अंकुरित हो रहा है। अंकुरित होने के बाद क्या हो रहा है, एक तरह से पत्ती प्रकट हो गया। ठीक है, उसके बाद पहले पत्ती प्रकट होगा अंकुरित होने के बाद, उसके बाद इसमें क्या होगा, फूल प्रकट होने लगेगा। पत्ती प्रकट होने के बाद फूल प्रकट होने लगेगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, यह संपूर्ण रूप से क्या हो जाएगा कि यह फूल क्या करेगा, फल में बन जाएगा। अब समझिएगा ध्यान से, यह बीज था, यह अंकुरित हुआ, अंकुरित होने के बाद फिर उसमें फिर पत्ती हुआ, पत्ती से फिर उसमें फिर पत्ती तो था, इस में क्या फूल होने लगा। अब फिर क्या हो गया, फल होने लगा। फल होने लगा तो फिर यह फल निकलेगा बाहर, फिर फल से फिर क्या निकलेगा, बीज निकलेगा। अब फिर वही ये क्या है, चक्र चलते जाएगा। हाँ, यदि किसी प्रकार इसमें समस्या आता है तो पौधा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यहीं से पौधा में कोई समस्या होगा तो मर जाएगा। अगर यदि नहीं मरता है तो क्या हो जाएगा, वह जो फल देगा, फल के बाद फिर ये प्रोसेस चलते रहेगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या, मच्छर का जीवन चक्र। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मच्छर का जीवन चक्र के बारे में हम समझते हैं। देखिए ध्यान से, हम लोग को जो मच्छर जो हम लोग को जो काटता है ना, वो मच्छर कौन सा काटता है, मादा या पुरुष। मादा। कौन काटता है, मादा। मादा इसलिए काटती है कि जब वह प्रेग्नेंट होती है ना, अपने बच्चे को एक तरह से क्या होता है, उसको पोषण प्रदान करने के लिए वह क्या करता है, हम लोग का क्या करता है, ब्लड से प्राप्त करता है पोषण। क्यों, क्योंकि हम लोग का ब्लड, क्यों, ये भी कारण होता है ब्लड क्यों, हम लोग जो भी खाते हैं, कुछ भी हम खा रहे हैं, सब कहाँ जाता है, सब कहाँ जाता है, हम लोग का ब्लड में जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जो भी विटामिन ए बी, जो भी विटामिन खा रहे हैं, जो भी मिनरल्स खा रहे हैं, कैल्शियम हो गया, जैसे जो भी आयरन, जो भी चीज खा रहे हैं, सबका सब कहाँ जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। ब्लड समझ लीजिए पोषक तत्व का एक तरह से उसमें भंडार कह सकते हैं, उसमें ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है, डायरेक्ट वो उसको खाना पचाने से मतलब हम लोग खाते पीते हैं, पचाते हैं, सब प्रोसेस करके ब्लड बनाते हैं, ब्लड में सब कुछ डालते हैं, और ये क्या करता है, डायरेक्ट ब्लड से उठा लेता है। ठीक है, ये जो मच्छर जो होता है क्या करता है, हम लोग का ब्लड वहां से उत्पन्न प्राप्त करता है, और इसी प्रोसेस के दौरान यह क्या करता है, विभिन्न प्रकार की बीमारी हम लोग में उत्पन्न करता है। देखिए कौन कौन सा हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया। ठीक है, और डेंगू समझिएगा ध्यान से, बहुत ही डेंजरस बीमारी है। ठीक है, डेंगू में होता है क्या चीज कि आपका जो प्लेटलेट्स होता है, मतलब कि ब्लड जो होता है, ब्लड में 3 प्रकार की कोशिका आती है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, अब प्लेटलेट्स को क्या करता है, बहुत ज्यादा डाउन करता है। एक दिन में क्या कहते हैं, 1 घंटे 2 घंटे में आपका 10,000 5,000 इस तरह से प्लेटलेट्स गिर जाएगा। यदि प्लेटलेट्स आपका गिर जाता है तो बहुत कैसे लगभग 30,000 तक तो लगभग आदमी का चांस रहता है बच जाने का, 20,000 तक। 20,000 में बहुत आदमी सीरियस हो जाता है, और जब उससे घटा तो कम चांस रहता है बच पाने का। ठीक है, इसलिए जैसे डेंगू का मुख्य लक्षण, जैसे डेंगू काटा फीवर तो आएगा ही। ठीक है, यदि पैर आपका टेटा रहा है, पैर आपका बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, तो चांस बनता है कि आपको डेंगू हुआ है। ठीक है, चलिए
उसके लिए आपको डेंगू का टेस्ट होता है, ठीक है, डेंगू का टेस्ट कीजिए, टेस्ट कराने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको डेंगू हुआ है नहीं, या तो आपका प्लेटलेट्स गिर रहा है तो उससे भी पता चल जाता है कि हाँ डेंगू हुआ है। चलिए ठीक है, तो कौन कौन से रोग, मलेरिया हुआ, डेंगू हुआ, चिकनगुनिया रोग होने का संभावना बनता है। चलिए अब देखिए इसका प्रोसेस समझिए, पहले क्या चीज होता है, जैसे मच्छर जो होता है यह क्या करता है, जो शांत जल होता है, वो गतिशील जल नहीं शांत जल, तो शांत जल को ये क्यों चुनता है, शांत जल में क्या होता है, स्थिर होता है, गतिशील जल में क्या होता है, इसके अंडों को किसी दूसरे के द्वारा खा जाने का डर होता है, पहला ये बात होता है। और शांत जल में क्या होता है, ये आराम से क्या होता है अपने अंडे को दे पाती है। अब गतिशील जल में तो इसको देने में, अंडा देने में दिक्कत होगा, इसलिए शांत जल में क्या अपना अंडा देती है। और अंडा जो होता है एक बार में 50 से कम 200 अंडा दे सकता है, 200 कहते हैं 500 तक, 50 से लगभग 500 तक अंडा दे सकता है। तो बस वो अंडा क्या होता है, अंडा पहले बनता है लार्वा, अंडा क्या बनता है पहले, लार्वा बनता है। तो लार्वा आप देखते होंगे जो जहाँ पे पानी जमा हुआ है बहुत दिन से ना, उसमें इस तरह से करते रहेगा, उछलते रहेगा, कीड़ा होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लार्वा कहते हैं। वही लार्वा फिर क्या होता है, बड़ा बनता है, बड़ा बनने के बाद क्या बन जाता है, प्यूपा, क्या बन जाता है, प्यूपा। इसी प्यूपा से क्या निकलता है, यह मच्छर फिर से निकल जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस, पूरा प्रोसेस कौन करता है, आपका ये मादा करता है। कौन मच्छर करता है, मादा। हाँ, यहाँ पे बनने का मादा भी बन सकता है, पुरुष भी बन सकता है मच्छर। जो पुरुष मच्छर होता है, जैसे कि मादा मच्छर खून चूसने का काम करती है, पुरुष मच्छर जो होता है वो अपना जीवन यापन कैसे करता है, वो क्या करता है, फूलों से, क्या करता है, फूलों से अपना पोषण प्रदान करता है। यह मादा मच्छर जो होता है हम लोग को काटने का काम करता है, ठीक है। चलिए हाँ, इसी में एक तरह से क्या करना है कि हाँ, अगर यदि हमको इसके प्रोसेस को हमको रोकना है, पहले ये वो चीज नहीं, पहले ये देख लीजिए, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, नहीं तो माइंड में लगेगा कि हम अपने मन से सब कुछ बता रहे हैं। चलो देखिए, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के जो जाने चाहिए, हमें सलाह दी जानी जाती है कि आसपास के कहीं भी जल इकट्ठा ना हो। मतलब क्या बोले, स्थिर जल में वह जन्म देता है तो इसका मतलब इकट्ठा जल नहीं होना चाहिए, स्थिर जल कहीं पे रहने नहीं देना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या स्थिर जल का मच्छरों के अंडे देने से कोई संबंध है, हाँ संबंध है, ठीक है। चलिए देखिए, अपने घर, अपने विद्यालय, घर आसपास का जहाँ भी क्षेत्र है, इसका कहने मतलब जहाँ भी ऐसा सब क्षेत्र है, उन सब क्षेत्रों से जो स्थिर जल है सबको हटा दीजिए, उसको खत्म कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, मच्छरों के विकास के दौरान उसके जीवन की दो आपको दो अलग अलग प्रकार के कृमि जैसे जीव मिल सकते हैं, मतलब कि उसके प्रक्रिया के दौरान, जनन प्रक्रिया के दौरान, उसके वृद्धि प्रक्रिया के दौरान, उसके जीवन चक्र के दौरान। एक क्या बनता है, लार्वा, एक प्यूपा। पहले क्या बनता है, लार्वा बनता है, उसके बाद क्या बन जाता है, प्यूपा बन जाता है। याद रखिएगा, बहुत में ऐसा ये वो दोनों वर्ड यूज होगा, क्या पहले बनता है लार्वा, फिर क्या बनता है, प्यूपा बनता है। चलिए वही बात का तो वर्णन है। चलिए इधर भी दिया गया क्या मच्छर के बारे में कुछ, चलिए समझ लीजिए एक तरह से। जैसे देखिए कि यह जल का यह सतह है, ठीक है। और एक और चीज देखिए, जल का सतह है ना, एक और बात देखे होंगे कि जितना भी ये लार्वा हो या प्यूपा हो, ठीक है, यह लार्वा क्या करता है, ऐसे करते करते क्या करेगा, आएगा सतह तक, फिर नीचे चला जाएगा, फिर ऐसे करते करते क्या होगा, आएगा सतह तक, फिर नीचे चला जाएगा। ये जल का सतह तक इसलिए आता है ताकि यहाँ से क्या करे, यह ऑक्सीजन को प्राप्त कर सके, ऑक्सीजन को प्राप्त कर सके। श्वसन क्या बोले, सजीव के लिए जरूरी है। अब यह नीचे में रहेगा, ठीक ना, तो ये जल में रहेगा, तो यह क्या करेगा, ऑक्सीजन जो यह ग्रहण नहीं कर पाता, इसलिए बार बार क्या आता है, ऊपर आता है, चाहे ये हो चाहे प्यूपा हो। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इससे बचाव के लिए, वैद्य बहुत दिन से जल जमा हुआ है, उसमें आपको लार्वा जो दिखेगा, स्पष्ट रूप से आंख से देख सकते हैं, लार्वा दिख जाता है, ठीक है। अब इसको खत्म करना है तो क्या कीजिए, उस पर केरोसिन तेल डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, केरोसिन तेल। केरोसिन तेल जैसे डालिएगा तो यहाँ पे एक पतला सा लेयर बना देगा केरोसिन तेल, क्या बना देगा, पतला सा लेयर बना देगा। अब ये प्यूपा जैसे लार्वा जैसे ऊपर आएगा ना, यहाँ पे है, तो ये जो पतला सा जो लेयर बन गया, ऑक्सीजन क्या होगा, अंदर ही नहीं प्रवेश कर पाएगा। यहाँ पे आया है, जैसे लार्वा यहाँ आया है, इसके पास ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है अंदर आ ही नहीं पाएगा, इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिसके कारण यह क्या होगा, मर जाएगा। इसलिए जहां भी आपको जल जमा हुआ नजर आता है, ज्यादा आपको लगता है ज्यादा दिन से है, तो उस पर क्या कीजिए, आप केरोसिन तेल डाल दीजिए, ठीक है। वही बात का इसमें जिक्र किया गया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि हाँ, मच्छरों के जीवन चक्र को किस प्रकार भंग किया जा सकता है, मच्छर के जीवन चक्र को कैसे भंग किया जा सकता है। ये बोला है कि मैंने माताजी को स्थिर जल पर मिट्टी का तेल छिड़कते हुए देखा, वो ऐसा क्यों करती है। तो मिट्टी का तेल जल की सतह पर पतली परत बनाता है, यह परत जल को वायु से पृथक करता है, यानी अलग करता है, और लार्वा और प्यूपा श्वास द्वारा वायु ग्रहण नहीं कर पाते हैं, परिणामतः वह मर जाते हैं। मतलब उसके चक्र को रोका ही जा सकता है ना। बाद में ठीक है, यह आई अंडा दे दिया, अंडा दे करके लार्वा बन गया, अब इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो यही मर जाएगा। बाद में लार्वा बन चुका है, ये प्यूपा स्टेज में है, उस समय आप केरोसिन तेल छींटे तो इसको भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ये भी मर जाएगा। उसके चक्र को बंद कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उससे बहुत प्रकार से रोगों से आप क्या बच सकते हैं। चलिए उसी का वर्णन है इसमें।
सेम वही बात, जितना भी देखिए होता है कि देखिए हम समझाने के दौरान बहुत ज्यादा हम बोल देते हैं, ठीक ना, और वो सब क्या होता है, सब यही सब चीज से सब चीज क्या होता है, टोटल सब मिला रहता है बात। चलिए अब देखिए क्या चाहिए, देखिए रेशम कीट भी जीव के 4 अवस्थाओं से गुजरता है। हाँ, रेशम का कीट जो होता है वह रेशम जो उत्पादन जो होता है उसका जो कीड़ा होता है वह भी क्या होता है, 4 अवस्था से गुजरता है। चलिए हम उसके बारे में भी समझते हैं। रेशम जो हम लोग को प्राप्त होता है, रेशम का जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं वह कहाँ से प्राप्त होता है हम लोग को? उसका फिगर रेड नहीं हुआ है। चलिए देखिए रेशम का जो कीड़ा, रेशम जो हम लोग को जो प्राप्त होता है कैसे होता है, देखिए जो कीड़ा जो होता है वो क्या करता है कि जो शहतूत का जो पत्ता होता है, ठीक ना, जैसे देखिए किसी पत्ते पे क्या किया, वो जन्म दिया अपने अंडे को, क्या किया, वो अपने अंडे को वहां डाला, ठीक है। और अक्सर जो भी इसका जो रोजगार करता है, इसका जो खेती करता है रेशम का, वो क्या करता है, इससे निकले हुए जो बच्चा होता है, इससे जो लार्वा जो निकलता है, ये जो लार्वा जो है इस अंडे से निकले हुए लार्वा को शहतूत का पत्ता दिया जाता है खाने के लिए। क्या दिया जाता है? शहतूत का पत्ता भरपूर मात्रा में दिया जाता है। वह शहतूत का पत्ता का सेवन भरपूर मात्रा में करता है और उसके बाद क्या होता है, यह क्या होता है, एक तरह से अपना घर के रूप में एक तरह से चारों तरफ बाहर से जो एक तरह से जो कोकन जो कहते हैं, यह कोकन का निर्माण करता है। यह कोकन जो है, यही कोकन आपका क्या है, रेशम है। यही जितना कीड़ा है ना, प्रत्येक कीड़ा एक तरह से क्या करता है, यह कोकन का निर्माण करता है। यही हम लोग का क्या है, रेशम है। इसी को हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, इसी से क्या करते हैं हम लोग, कपड़ा बनाने का काम करते हैं। सेम ये भी है, देखिए लार्वा स्टेज में आया, पहले क्या हुआ, ये जो कीड़ा था, ये कीड़ा क्या किया, अंडे को उत्पन्न किया। यह अंडा क्या किया, इस अंडे से क्या जो भी लार्वा निकला, यह लार्वा निकला हुआ है, ये लार्वा है, ये क्या है, लार्वा है, यह लार्वा निकला हुआ है। यह क्या शहतूत के पत्ते पे को क्या करता है, ये खाता है। और खाने के बाद क्या करता है, यह एक तरह से यह प्यूपा के ये क्या है, प्यूपा क्षेत्र है, इसी के अंदर में ये है, ठीक है। इस पूरे को क्या कहेंगे, प्यूपा कहेंगे। इसके अंदर में वही क्या है, कीड़ा है। यह क्या करता है, चारों तरफ से एक लेयर बनाता है, जिसमें क्या मतलब एक लेयर से समझ सकते हैं कि 500 से लगभग 1 किलोमीटर तक का धागा बन सकता है। एक सोच सकते हैं, एक ही लार्वा इतना मीटर दूरी का, लगभग 500 मीटर का, 500 मीटर से कहिए ना 1000 मीटर तक का लगभग क्या हो सकता है, ये धागा, लंबा धागा बन सकता है इसके एक ही चीज से, ठीक है। ऐसे से हम लोग क्या करते हैं, कपड़ा निर्माण करते हैं। चलिए वही चीज बता रहा है कि अवस्थाओं से गुजरता है। अंडा, लार्वा, मतलब रेशम का जो कीट जो होता है, क्या चलता है, अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क, ठीक है। अंडे लार्वा के रूप में स्फुटित होते हैं और फिर आकार में बढ़ते हैं। प्यूपा में परिवर्तन होने से पहले लार्वा धागे जैसा पदार्थ स्रावित करता है। वही लार्वा जो है धागे जैसा जो पदार्थ, लार्वा जो है धागे जैसा पदार्थ स्रावित करता है, यही नहीं करता है, पीला पीला जो दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कुकन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कुकन कहते हैं, स्रावित करता है। हाँ, जो उसके चारों ओर लिपट जाता है, उसके क्या होता है, चारों ओर लिपट जाता है। देखिए है ना, अंदर में ये हो गया आपका, ये कीड़ा हो गया अंदर में, चारों ओर क्या हो गया, देखिए लिपट गया पीला पीला जैसा, ठीक है। और जिनका उपयोग रेशमी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। भारत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने रेशम के उत्पादन के अनेक केंद्र स्थापित किए हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग किसके बारे में, मेढक का जीवन चक्र। जो मेढक का जीवन चक्र क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए मेढक का भी जीवन चक्र लगभग सेम है, बस क्या होता है, जिससे क्या, ये वयस्क मेढक है, ये भी क्या करता है, यह जल में गया, जल में जाने के बाद क्या किया, ये भी जल में ही क्या करता है, अपना अंडा देता है। वह अंडा से क्या बनता है, पहले उस अंडे से निकलता है कौन, ट्रेडपोल। क्या निकलता है, ट्रेडपोल। बोला जाता है मेढक के जो है ना, लार्वा को, मतलब मेढक के बच्चे को क्या करता है, लार्वा को क्या कहेंगे, स्टार्टिंग जो रूप उसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रेडपोल कहते हैं। और इस ट्रेडपोल से में पहले क्या निकलता है, पूछ निकलता है। क्या निकलता है, पूछ निकलता है, ठीक है। तो उसको हाँ ये देखिए, इसमें पहले पूछ रहता है ना, इसको क्या कहेंगे हम, ट्रेडपोल का टेल ट्रेडपोल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें पैर निकलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, ट्रेडपोल विथ लेग्स। इसमें पूछ भी है, इसमें पैर भी है। उसके बाद क्या, फ्रॉगलेट। ये संपूर्ण रूप से लगभग क्या है, मेढक बन चुका है, बस इसमें अभी भी पूछ क्या है, बाकी है। उसके बाद ये संपूर्ण रूप से फिर से क्या बन जाता है, मेढक बन जाता है। ये मेढक का जीवन चक्र है, उसी चीज के बारे में बताया गया है। चलिए अगला देखिए, वही बात है, देखिए एक तरह से वही बात का वर्णन है। जैसे देखिए क्या, वयस्क है, अब ये क्या किया,
जलांडक हुआ, यानी जल को बहुत अधिक मात्रा में क्या किया, उत्पादन किया है, मतलब जल को जल सॉरी कहते हैं, ये अंडे को बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन किया, यहाँ पे अंडा छोड़ दिया, ठीक है। यह क्या, उसमें अंदर जो भ्रूण जो पाया जाता है, उससे पहले क्या बना हुआ, टेडपोल बना, जिसमें क्या था, पूंछ के साथ था टेडपोल। उसके बाद फिर डेवलप हुआ तो उसमें पूंछ के साथ साथ पैर भी निकल गया, तो उसके बाद क्या होगा, पैर वाला टेडपोल हो गया, देखिए पैरों के साथ टेडपोल। और उसके बाद क्या बन गया, यह मंडूकक बना, ठीक है। तो मंडूकक बन गया, उसके बाद ये लास्ट जो फिर से जो है एक तरह से वयस्क जो मेढक है उसका निर्माण हो गया। ये क्या हुआ, मेढक का जीवन चक्र था। चलिए अगला क्या चीज है कि आपके विचार से क्या पक्षी भी जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं, हमने ये पूछ रहा है उनसे। वो बोलते हैं हाँ, जंतुओं का जीवन चक्र पौधे के जीवन चक्र से किस प्रकार भिन्न है। मानो थोड़ा थोड़ा दोनों में विभिन्नता है। जीवन चक्र का जीवन चक्र मतलब क्या चाहिए, हम लोग में क्या आता है, हम लोग ये होता है कि जो नर और मादा क्या होता है, दोनों निषेचन प्रक्रिया करता है, निषेचन प्रक्रिया फल के फलस्वरूप क्या करता है, जायगोट बनता है, जायगोट से क्या होता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण से फिर क्या बनता है, शिशु का निर्माण होता है, वह शिशु फिर क्या होता है, डेवलप होकर क्या करता है, पुनः निर्माण करने लायक तैयार हो जाता है, ठीक है। और पौधे में भी क्या होता है, पौधे में क्या होता है, जो पौधा होता है, पौधे का तो पहले ही बता चुके हैं। पौधे से क्या होता है, जो बीज निकलती जो फल होता है, उस फल में फिर क्या होता है, बीज होता है, वह बीज का फिर अंकुरन होता है, अंकुरन होने के बाद क्या होता है, पहले पत्ता वाला पौधा बनता है, फिर उस पत्ते में फूल आता है, फिर वो जो उस पौधे में फूल आता है, फिर उस फूल में फिर फल होता है, फिर एक तरह से वयस्क पौधा बन जाता है। चलिए चैप्टर संपूर्ण रूप से क्या हो गया, खत्म हो चुका है। तो क्या क्या चीज है समझिए ध्यान से, सांस लेना है समझा चुके हैं, सांस लेना क्या चीज है, मृत क्या चीज है। हाँ, एक और चीज जो है, सजीवों का एक और मुख्य लक्षण है कि उसका मृत्यु तय है, मृत होना है, उसको मरना तय है, ठीक है। चलिए मृत्यु उसका होना तय है, ठीक। उत्सर्जन बता चुके हैं, ठीक है। मंडूकक बता चुके हैं, अंकुरन बता चुके हैं, सब चीज वृद्धि, सब जीव वृद्धि करता है, लार्वा के बारे में बता चुके हैं। जीवन चक्र क्या है, सबका जीवन चक्र पढ़ लिए हम लोग, मेढक का पढ़ लिए हम लोग, रेशम के कीड़े का जीवन चक्र पढ़ लिए, मच्छर का जीवन चक्र पढ़ लिए हम लोग। चलिए सजीव क्या है, सब चीज हम समझ गए, जो शोषण करता है, प्रजनन करता है, और उसके बाद गति करता है, और उसके बाद हो गया आपका उत्सर्जन करता है, ठीक है। ऐसा जो भी करता है उसको हम क्या कहेंगे, हम लोग सजीव कहेंगे। गति बता चुके हैं, निर्जीव कार्बन बता चुके हैं, पोषण प्रक्रिया बता चुके हैं, प्यूपा, जनन, श्वसन हो चुका है, अनुक्रिया हो चुका है, उद्दीपन हो चुका है, टेडपोल क्या है, मेढक के बच्चे को कहते हैं। चलिए यह चैप्टर मुख्य रूप से कंप्लीट रूप से क्या हो गया है, खत्म हो गया है, ठीक है। देखिए 6 है, मुझे जो मुख्य टॉपिक है उसको हम लेकर के हम चल रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि कोई टॉपिक छोड़ रहे हैं, पहले हम खुद ही पहले पढ़ लेते हैं, पहले पता कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ का व्याख्या मुख्य रूप से किया गया है, ठीक है। उसके बाद उसको हम उदाहरण स्वरूप लेकर के जो व्याख्या करने का होता है अपने अंदर से, अपने तरफ से, वो सब करते हुए उसको क्या करते हैं, खत्म करते जाते हैं, ठीक है। थैंक यू। आज यह 6 का जो बायो है एनसीईआरटी का, वह संपूर्ण रूप से खत्म हो गया है। कल से 7 का स्टार्ट होगा। थैंक यू, जय हिंद।